नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अब तक के क्लास में हमने आधुनिक युग के जो 4 चरण हैं, पहला भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद और फिर छायावादोत्तर युग, तो उसमें हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का परिचय हमने जान लिया। तो उसमें भारतेंदुकालीन जो समस्या पूर्ति, रीति निरूपण और उससे हिंदी कविता को मुक्त कराया जाना और दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाना, इन सब का परिचय हमने प्राप्त किया था। तो अब हम जब छायावाद के अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो मार्क्सवादी हैं उनके साहित्यिक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 मानी गई है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों जिसमें पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। तो 1918 में जयशंकर प्रसाद ने की जो रचना है झरना, वह प्रकाशित हो चुका था और निराला की प्रसिद्ध जो कविता है जूही की कली, ये 1916 में प्रकाशित हुई थी और सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव, उसकी कुछ कविताएं 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी और जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी की रचना की थी वो 1935 में प्रकाशित हुई थी और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके छायावाद की जो अंतिम सीमा है वो 1936 मानी गई है। तो प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की अनुभूति छायावाद कही जा सकती है। फिर हम छायावाद की जो काव्य है, छायावादी काव्य, उसकी विशेषताएं देखेंगे। उसमें विषय वस्तु और शैली दोनों ही दृष्टियों से वो काव्य अलग अलग होना चाहिए। तो उसी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम इस प्रकार देखते हैं। तो पहली विशेषता है आत्मा अभिव्यंजन। तो छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु को अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं, व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु बनाया और छायावादी कविता में व्यक्तिगत सुख दुख की खुलकर उन्होंने अभिव्यक्ति की। जो प्रसाद की रचना है आंसू और सुमित्रा नंदन पंत की उच्छ्वास, ये जो कविता है इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकती है। तो पंत जी ने अपनी जो प्रिया है उसको मन मंदिर में बसा करके उसे पूजने का उल्लेख इन पंक्तियों में किया है। विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूं मैं तुम्हें कुमारी मूंद दुहरे दृग्द्वार। और निराला की कई कविताओं में भी उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है। जैसे राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा, निराशा में कवि के अपने जीवन की जो निराशा है या अभिव्यक्ति है उसको उसमें चित्रित किया गया है। तो उन्होंने जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेला था उसी की अनुभूति उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से की है कि धिक जीवन को पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो ये इसकी पंक्तियां हैं निराला की। तो इस प्रकार आत्माभिव्यंजना उनके काव्य में या कविताओं की प्रधानता कही जा सकती है। उसके बाद दूसरी विशेषता है सौंदर्य चित्रण।
तो छायावादी कवि मूल रूप से प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, लेकिन उनकी जो सौंदर्य भावना है उसका सूक्ष्म और उदात्त वर्णन उन्होंने उसमें किया है। तो उसमें रीतिकालीन जो स्थूलता है उसका अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी जो वृत्ति है वो बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी जितकी कि आंतरिक सौंदर्य को उद्घाटित करने में। नेत्रों के सौंदर्य और उसके प्रभाव की व्यंजना उन्होंने अपने काव्य या कविता के माध्यम से की है। जैसे जयशंकर प्रसाद की जो रचना है उसमें जो नेत्रों का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है कि कमल से जो चारु दो खंजन प्रथम, पंख फड़काना नहीं थे जानते, चपल चोखी चोट कर अब पंख की विकल करते भ्रमर को आनंद से। और उसी प्रकार कामायनी में भी उन्होंने जो श्रद्धा है उसका सौंदर्य वर्णन किया। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो इस प्रकार उन्होंने श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन किया है। और उसी प्रकार कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग, शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। तो इस प्रकार नायिका के सौंदर्य चित्रण को प्रस्तुत किया गया है। छायावादी कवियों ने श्रृंगार और श्रृंगार के जो दोनों पक्ष हैं, संयोग और वियोग, दोनों पक्षों का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। जो तीसरी विशेषता है वो है श्रृंगार निरूपण। जैसे झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी बारिश माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। और रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। तो इस प्रकार उन्होंने श्रृंगार वर्णन का चित्रण किया है। और कवि जो पंत है उन्होंने भी वियोग कथा का मार्मिक वर्णन अपनी कविताओं में किया। वे तो ये मानते हैं कि कविता का जन्म ही वियोग कथा से हुआ है। तो उस पंत कहते भी हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो महादेवी वर्मा के काव्य में भी विरह वेदना को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्रृंगार निरूपण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। उसके बाद है जो चौथी विशेषता या प्रवृत्ति, नारी भावना। तो छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्मान्य स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को जो जिस रूप में चित्रित किया था उससे विपरीत छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्सव मानते हुए गरिमा प्रदान की। तो वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र रही हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पर तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और सुमित्रा नंदन पंत ने देवी, सहचरी, माँ, प्राण आदि कहकर के नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया। और उनके प्रसाद जी के हृदय में भी नारी का बहुत ऊंचा स्थान हम देख सकते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से उनके विचारों को जान सकते हैं। जैसे तुम देवी आह कितनी उदार, वह मात्र मूर्ति है निर्विकार, हे सर्व मंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। तो ये पंत की कविता की पंक्तियां हैं। तो निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। और राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है। जैसे ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया, कुमारी का छवि अच्युत। तो ये निराला की पंक्तियां हैं। उसके बाद अगली विशेषता है रहस्य भावना।
तो छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद कहा है। तो सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए और सुमित्रानंदन पंत ने अपनी जो मौन निमंत्रण कविता है उसमें इसको बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। तो प्रसाद जी ने कामायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है, लेकिन वह अज्ञात सत्ता कौन है ये हम नहीं जान पाए, कैसी है और क्या है। जैसे उन्होंने इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया है कि हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भाव विचार न सह सकता। तो उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अपनी कविता तुम और मैं में उस परमात्मा के अनेक प्रकार के संबंधों को दिखाया है। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निश्चित होने वाली या बहने वाली गंगा, और यदि वह हृदय के भाव है परमात्मा तो मैं उससे जन्म लेने वाली कविता। तो इन पंक्तियों में हम रहस्य भावना को देख सकते हैं। जैसे तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। उसी प्रकार अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। तो छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए हंसते हुए और रोते हुए भी प्रकृति को दिखाया है। जैसे पंत ने अपनी जो कविता है उसमें लिखा है कि अचरिता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला आकाश। तो यहाँ वायु को ठंडी सांसें भरते हुए और आकाश को रोते हुए दिखलाया गया है। तो सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति को ही अपनी काव्य की प्रेरणा माना और वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य पर वरीयता देते हैं। तो मोह नामक कविता में भी वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर इतना नहीं कि प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके। तो छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जैसे मैं कैसा उलझा हूँ लोचन, भूल अभी से इस जग को। और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और प्राकृतिक सूक्ष्म का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलंबन बना करके अपनी अनेक कविताओं में किया। और आलंबन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता मानी गई है। तो पंत की बादल कविता, उसमें आलंबन रूप जो है प्रकृति का उसको चित्रित किया गया है। और कामायनी में भी जयशंकर प्रसाद ने हिमालय का जो चित्र अंकित किया है उसमें प्रकृति का आलंबन रूप ही दिखाई देता है। जैसे संध्या घन माला की सुंदर, ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबी शैल श्रेणियां, पहने हुए तुषार किरीट। तो किरीट कहते हैं मुकुट को, तुषार यानी बर्फ को। तो ऐसा लगता है कि हिमालय ने बर्फ का मुकुट धारण कर रखा है। तो आलंबन रूप के अलावा उद्दीपन रूप में, अलंकार के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में और मानवीकरण के रूप में भी प्रकृति निरूपण छायावादी काव्य में हुआ है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा है प्रकृतिवाद को, छायावाद को प्रकृतिवाद कहते हुए कि प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। अगली विशेषता हम देख सकते हैं दुख वेदना की तीव्रता। तो छायावादी काव्य में दुख और वेदना के भावों की तीव्रता और अभिव्यक्ति हुई है। तो महादेवी तो वेदना की ही कवयित्री कही जाती है। तो वे अपने वेदना विहल हृदय की तुलना
मेघखंड से करती हुई कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो महादेव वर्मा के गद्य और पद्य दोनों में जो दुखवाद या करुणा के भाव दिखाई देते हैं वे बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। तो प्रसाद के आंसू काव्य में भी वेदना की ही कहानी है और उन्होंने अपनी पीड़ा को ही काव्य के रूप में व्यक्त किया। जैसे जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। और सुमित्रानंदन पंत ने भी परिवर्तन कविता में ये स्वीकार किया है कि संसार में दुखों की अधिकता है और यहाँ शांति जो है जीवन पर्यंत प्राप्त नहीं हो सकती है। इसको उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकट किया कि यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे ये अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। तो इसी क्रम में अगली जो विशेषता है वो है राष्ट्र प्रेम। तो छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है और प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति की। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का और गौरव का बखान किया। जैसे अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने उत्कर्ष पर दिखाई देती है और उन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से एक पुष्प की यह इच्छा व्यक्त की है कि उसे शहीदों के पांवों में कुचले जाने का सौभाग्य मिले या शहीदों के चरणों में आने का सौभाग्य मिले। तो उन्होंने इसको इस प्रकार लिखा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने जिस पद जाएं वीर अनेक। और छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देख करके हम ये कह सकते हैं कि कवि अपने युग से अलग नहीं है, उसकी अपने समय की जो समस्याएं हैं और जो परिवेश है उसको उसने अपनी रचना के माध्यम से सामान्य जनता को अवगत कराया है। अगली जो विशेषता है वो शैलीगत प्रवृत्ति। तो छायावादी काव्य विषय वस्तु और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए है और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, नवीन अलंकार विधान, इन्हीं के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई देती है। तो सुमित्रानंदन पंत की जो पंक्तियां हैं उसमें भी प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता को देखा जा सकता है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल की हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, लतिका वैसव कुमार, पड़ी है छिन्न धार। तो यहाँ सुकुमार लता उस नवयुवती का प्रतीक है और अमूर्त उपमान इस काव्य की विशेषता है। मुक्तक गीति शैली और चित्रोपम जो भाषा है उसके साथ साथ नवीन छंदों का प्रयोग भी छायावादी काव्य की विशेषता कही जा सकती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है और जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस युग के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को भी समृद्धि प्राप्त हुई है। अगली विशेषता है मानवतावाद। तो छायावाद भारतीय अद्वैतवाद से प्रभावित हुआ। इतना ही नहीं, इन्होंने भारतीय दार्शनिकों के दर्शन से भी प्रभावित हुआ। इसमें भावनाओं की संकीर्णता नहीं लेकिन उसको विस्तृत रूप पाकर के विश्व मानवतावाद की स्थापना इन्होंने की है। तो छायावादी काव्य में श्रृंगार का जो आदर्श रूप दिखाया है उसमें सात्विकता है और छायावादी कवि उस युग की जो नारी है उसको मुक्त करके, अबला नारी को मुक्त करके मानवतावाद लाना चाहते हैं। तो इस धारा की कविता में जाति, धर्म, प्रदेश, देश की सीमाएं नहीं है और विश्व के समस्त मानव की उन्नति का स्वर है।
अगली विशेषता है आदर्शवाद। तो छायावाद में बाह्य सौंदर्य के स्थान पर आंतरिक सौंदर्य का चित्रण मिलता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि छायावादी कवियों की आदर्शवादी शैली अंतर्मुखी प्रवृत्ति के आधार पर विकसित हुई है। तो आज की क्लास में हमने छायावाद की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ा, बाकी हम कल पढ़ेंगे।